हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का विजुअल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आप सभी लोग इस समय जो मैं क्लास चला रहा हूँ यूपी आर ओ 2024 री एग्ज़ाम का, उसके लिए आप सभी लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। मेरी क्लास से आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा और आपको पता भी चल रहा होगा कि जिस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट विद फैक्ट लेकर के चल रहा हूँ उसी तरीके से आपके पेपर में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आपने पहले वाले वीडियो को भी अच्छा खासा प्यार दिया है, थैंक यू उसके लिए आप सभी लोगों को। और एक बार आप लोग उस वीडियो को और भी आगे जरूर शेयर किया करिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, कई बार क्या हो जाता है कि बच्चों के मन में ये आ जाता है कि भाई ये जो टीचर है ये कैसा टीचर होगा, क्या नहीं होगा, कैसा पढ़ाता होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग मेरे समझाने के तरीके से, मेरे अनुभव के आधार पे और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने पीपीटी के माध्यम से, इसके आधार पे आप मुझे जज कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि देखो, तैयारी के लिए समय नहीं है। अगर आप अभी भी कहीं भी भटक रहे हो तो आप यहाँ पे जुड़ जाओ और आप लास्ट तक देखोगे कि 1.5-2 महीने में हम लोग पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। सारे जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके आरओ में, या कि अगर आप पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हो तो वो दोनों के कंबाइन को हम लेकर के चल रहे हैं। भले नाम यहाँ आर ओ है, लेकिन ये पीसीएस में भी बहुत आपके लिए काम देगा। लगभग 90% याद रखिएगा यहाँ से काम देगा, ठीक है। तो आप अभी भी जुड़ जाओ और इसे 1-2 महीने में इतनी शानदार तैयारी कर लो, इतनी शानदार तैयारी कर लो, वीडियो को फास्ट करके बार बार कई बार देख लो। उसके बाद से आप देखोगे कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको कभी एग्जाम हॉल का प्रेशर आएगा ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं एग्जाम पढ़ते तो बहुत जाते हैं, लेकिन कहते हैं भाई एग्जाम हॉल में जाते हैं तो प्रेशर इतना होता है कि भाई भूल जाता है। आपको भूलने नहीं देगा, याद रखिएगा। जब आप चीज़ों को मेहनत करके जाओगे, उस पर अच्छे से काम करके जाओगे, तो आप देखना कभी भी आपको एग्जाम हॉल का प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद जब ये 2 महीने हम लोग कर लेंगे, क्या क्या जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, और साथ में हम लोग घटना चक्र को भी लेकर के चल रहे हैं। उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सारे हम लोग करते हुए चल रहे हैं। ये हम 2 महीने में कर लेंगे, सारे सब्जेक्ट का, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का, जहां जहां से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक टेस्ट सीरीज करेंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपने यहाँ पे पढ़ लिया, फैक्ट्स को भी देख लिया, आपने नोट डाउन करके नोट्स भी बना लिया, और आप शानदार तरीके से उसको रिवाइज भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने पीवाईक्यू भी लगा लिया कि किस तरीके से, किस टॉपिक पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो वहां आपको बहुत सारे स्किल सीखने को मिलेंगे। वो स्किल मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन दे दूंगा, पूछूंगा बताओ इसका आंसर क्या हुआ और इसका आंसर आप बताते चले जाना, ये वाला हम लोग नहीं करेंगे। हम उस पे आपको एलिमिनेशन पद्धति की, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसे हमें डील करना हो और वो हमने नहीं पढ़ा हो, हमें आता ही नहीं है, हमारे लिए बहुत टफ है, उस क्वेश्चन को भी हम एलिमिनेशन पद्धति से कैसे डील कर जाएं, कैसे हम सही कर जाएं, जो सबको टफ लगता है वो हमें टफ न लगे। ये चीजें मैं आपको टेस्ट सीरीज में सिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज में कथन कारण वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। और भी बहुत सारे फायदे आपको होंगे। तो वो हम ठीक 1-1.5 महीने के बाद जब हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स, तब हम उसको क्या करेंगे कि शुरू करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा बहुत शानदार जीत होगी। प्लीज बस आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, इस पे मेरे बहुत बड़े भाई बहन के तौर पे भी बहुत लोग होंगे जो हमसे भी उम्र में अधिक होंगे, उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज एक बार मुझे मौका दीजिए और एक बार मेरे पे आप लोग विश्वास कीजिए, एक बार मेरे वीडियो को आप लोग आगे की तरफ शेयर करिए। बस आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है मुझे, ठीक है। इतना बस अपने छोटे भाई के लिए कर दीजिए, चाहे मेरी बहनें देख रही हो, चाहे मेरे कोई बड़े भाई देख रहे हो, चाहे मेरे समकक्ष के ही कोई विद्यार्थी क्यों ना देख रहे हो। इतना आप सभी लोगों से निवेदन है। क्योंकि याद होता है ना कि भाई सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि बच्चे कहते हैं अरे टीचर पढ़ा तो रहा है, करता क्या है। मैं 2022 का यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया हूँ, अनुभव मेरा 4-5 वर्षों का है। बहुत शानदार तरीके से आपको मैं ले चलूंगा, क्योंकि इस पर मैंने बहुत बारीकी से मेहनत किया है, रियली बताऊं। और जब कभी मेंस में आने का मौका मिलेगा तो मेंस में भी हम लोग आएंगे और वहां पे भी आपको दिखाऊंगा। आंसर राइटिंग भी अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, अगर आपको आंसर राइटिंग पहाड़ लग रहा है तो आंसर राइटिंग भी हम लोग करना शुरू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था आर ओ 2024 के जो क्रैश कोर्स में पहला हमने जो सब्जेक्ट लेकर के चला वो कौन सा चला है, मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ से वेटेज होता है। और उसमें हम लोगों ने देखा था जो उत्तर मुगल काल, आपको मैंने बताया था कि एक पूर्व मुगल काल होता है, एक उत्तर मुगल काल। अकबर से लेकर सॉरी बाबर से लेकर के औरंगजेब तक पूर्व मुगल काल था। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफर तक उत्तर मुगल काल। और आपने देखा था कि इस उत्तर मुगल काल के जो शासक हुए उन्होंने क्या क्या कुछ काम किया या क्या
लापरवाहियां की, जिसके वजह से मुगल काल का पतन हुआ और जो उनके अधीन राज्य थे वो उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स को कॉलोनी बनाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कहाँ पे, भारत में, जो कि एकदम तय कर दिया कि अब हम यहाँ पे अपना उपनिवेश भारत को बना सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा था, किस तरीके से नादिर शाह का आक्रमण हुआ मोहम्मद शाह रंगीला के काल में, फिर अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ जो उसका सेनापति था। ये सारी चीजें मैंने आपको उस दिन बताया था। हम लोग आप रिवीजन करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सारी चीजें तैयार होगी। अब हम फ्रेंड्स आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि आगे ये चैप्टर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजिकल मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं, आरओ में पूछ ले जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन का भी हमें छोड़ना नहीं है, लेकर के चलना है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज्यादा उसको हम लोग जल्दी से लेकर के चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पे आरओ यार 2024 के लिए क्रैश कोर्स है, क्लास 2 है, मॉडर्न हिस्ट्री की। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास का श्री गणेश हम लोग करते हैं। उस दिन आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से जो नवीन जो मुगलों के अधीन जो राज्य थे वो अब किस तरीके से स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे, थोड़ा सा हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। क्योंकि ये राज्य जो थे भाई, स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं मुगल बादशाह हूं और मेरे अंतर्गत कोई राज्य है और वो हमसे विरोध करके क्या कर रहा है कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। मतलब कहीं ना कहीं उसने ये जाना कि भाई अब जो यह मुगल बादशाह है इसका तो भैया शक्ति सब खत्म हो गया है, ये बस एक कठपुतली नवाब बन करके, कठपुतली मुगल बादशाह बन करके बस बैठा है, तो अब ये क्या कर पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंदर से वो शक्ति आई और देखा आपने कि जो यहाँ पे नवीन स्वायत्त राज्य होंगे जो 18वीं शताब्दी के, वो यहाँ पे क्या होंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे वो अब स्वतंत्र होंगे। और उसमें आपको मोटा मोटा नाम तो याद ही होगा, अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, ठीक है, रुहेल हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ना था और ये सारी चीजें आपको पता ही होगा। तो आइए देखते हैं भाई यहाँ पे क्या होता है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे 18वीं शताब्दी से बहुत सारे मेरे प्यारे भाई कंफ्यूज होंगे, मेंस में आपको यहाँ पे काम देता है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी देख लीजिएगा। 18वीं शताब्दी का मतलब ये यहाँ पे आपसे कहना चाह रहा है कि भैया 1701 से लेकर के 1799 तक, या इसको आप बोल सकते हो 1701 से 1800 के बीच के काल को हम लोग बोल देते हैं 18वीं शताब्दी। इसी तरीके से 17वीं शताब्दी को आप क्या करेंगे, 1601 से कहां तक ले जाएंगे, 1699 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप एग्जाम में अगर मेंस लिखना है तो वहां पे आप ये इतने बड़े से अपने शब्द को छोटा कर सकते हैं, थोड़ा अपना शब्द को यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली छाप छोड़ सकते हैं। ये यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाता है, आपके लिए फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 18वीं शताब्दी का मतलब आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि विभिन्न शक्तिशाली मुगल सामंतों ने अपने मुहम्मद शाह रंगीला के समय की अव्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर 18वीं शताब्दी में नवीन राज्यों का सृजन हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन ही उस दिन मैंने आप सभी लोगों को बताया था मेरे प्यारे साथी कि देखना, बहादुर शाह प्रथम कुछ अच्छा काम किया, उसके बाद से आपने देखा कि किस तरीके से जहांदार शाह, फर्रुख सियर, जहांदार शाह, ये सारे अहमद शाह वगैरह जो आते हैं ये कितनी लापरवाही करते हैं। तो अब जब देखो कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो अगर मैं मुगल बादशाह हूं तो धीरे धीरे ही मेरे अंडर में जो व्यक्ति रह रहा है वो जान रहा है कि इसकी शक्ति खत्म हो रही है। तो मोहम्मद शाह रंगीला का जब तक काल आया तब तक इन जो यहाँ पे जो इनके अंतर्गत वजीर थे, नवाब थे, इनको पता चल गया कि अब मुगल बादशाह की कोई शक्ति नहीं है। तो मोहम्मद शाह रंगीला के ही काल में सारे के सारे जितने भी राज्य होंगे स्वतंत्र होंगे। ये याद रखिएगा, अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है या स्टेटमेंट भी बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर मुगल काल का एक मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, उसी के काल में ही स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हर कोई करेगा, चाहे बंगाल करे, चाहे अवध करे, चाहे मैसूर करे, चाहे हैदराबाद करे। ये ध्यान रखिएगा, ये एक पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना था। अब देखिए कौन कौन से राज्य स्वतंत्र होते हैं मेरे प्यारे भाई, अवध, मैसूर, पंजाब, ठीक है, ये सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हैदराबाद, रुहेलखंड, राजपूत, मराठे और कर्नाटक। इनकी एक क्रोनोलॉजी आपको तैयार रखनी है, क्योंकि आरओ में क्या होता है कि आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में शामिल थे, ठीक ना, 18वीं शताब्दी में। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, क्योंकि 2 ही 3 नाम बच्चों को याद रहता है, तो ये सारे के सारे नाम आपको यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों तैयार रखना है। अब चलिए एक एक में इंटर करते हैं। अब हैदराबाद में जो आपने देखा कि चिनक्लीज
खां 1724 में स्थापना करता है हैदराबाद राज्य की। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या हमें अपने एग्जाम के पॉइंट से निकालना है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि हैदराबाद का जो निर्माण मुगल साम्राज्य के दक्कन के 6 सूबों को मिला करके किया गया था। दक्कन का क्षेत्र आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, 6 क्षेत्रों को मिला के किया गया था। दूसरा पॉइंट कह रहा है हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना, याद रखना स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार चिनक्लिज खान जो निजाम उल मुल्क था के द्वारा 1724 में की गई। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना, एक एक पॉइंट्स को नोट करना। जैसे मान लो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करे कि आप चलो बताओ हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया, आपने कहा या तो निजामुल मुल्क या तो चिनक्लिज खां, क्योंकि चिनक्लिज खां को ही ये निजामुल मुल्क जो उपाधि है ये किसने दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था। ठीक है, अब क्या होता है, कब करता है, 1724 में। अगर आपसे यहाँ पे पूछ दे कि किस वंश की वहां पे स्थापना की गई, कौन से वंश की, तो आप कहना आसफ जाही वंश, मतलब स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना कौन करता है, निजामुल मुल्क, जिसको आप चिनक्लिज खां बोलते हो, 1724 में हैदराबाद में करता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक से बेसिक फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं। इतना कर लिया आप, देखना मैं गारंटी लेता हूं पेपर नहीं छूटेगा, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं अगर आपने मेहनत कर लिया तो। अब देखना, चिनक्लिज खां की उपाधि इसको कौन दिया था, औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। याद रखना, जो आपका निजामुल मुल्क था उसको चिनक्लिज खां की उपाधि किसने दिया था, औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। फिर आप यहां पे ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 ईस्वी में चिनक्लिज खां को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी, जिसका मुख्यालय कहां था, औरंगाबाद। अब देखो, दक्कन के जो 6 भाग को सूबेदारी किसको सौंपी, इसको चिनक्लिज खां को, और यही चिनक्लिज खां इसके काल में 1722 में सौंपा रहता है। 1724 में जान जाता है कि भाई मोहम्मद शाह कमजोर स्थिति में चला गया है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे स्वतंत्र आसफ जाही वंश की क्या कर देगा, स्थापना कर देगा। और याद रखिएगा, इस चिनक्लिज खां का नाम बड़ा फेमस है, तो इस चिनक्लिज खां नाम इसको किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दिया था, जिसका एक और नाम था निजामुल मुल्क। याद रखिएगा, ये इतनी सारी चीजें आपको मेरे प्यारे साथियों यहां से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, सूकर खेड़ा का युद्ध कई बार पूछ लिया है आपसे एग्जाम में। सूकर खेड़ा के युद्ध में चिनक्लिज खां ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया। देखिएगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो यहाँ वर्सेस लगा लीजिएगा, वर्सेस, ठीक ना, कि सूकर खेड़ा का जो युद्ध हुआ वो किन दो लोगों के बीच में हुआ, तो आप कहिएगा कि भैया मोहम्मद शाह की तरफ से, जो सॉरी मुगल बादशाह की तरफ से मुगल सूबेदार मुबारिज खां था और चिनक्लिज खां था। क्योंकि जब यही चिनक्लिज खां 1724 में हैदराबाद राज्य की स्वतंत्र स्थापना करेगा, अब मोहम्मद शाह को लगेगा ई भाई ये तो हमसे तानाशाही करने लगा, हम इसको सूबेदारी सौंपे 6 प्रांत का, और ये तो भैया हमारी ये राज्य हड़प लिया और राजा बन के बैठ गया, आसफ जाही वंश की स्थापना कर दिया। तो याद रखिएगा, यह जैसे ही 1724 में यह वहां पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, तुरंत यहाँ पे चिनक्लिज खां और मुगल सूबेदार कौन था, मुबारिज खां, इन दोनों में क्या होता है, युद्ध होता है और मुबारिज खां पराजित हो जाता है, और यहीं से ये स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का वास्तविक संस्थापक चिनक्लिज खां मान लिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये देखो कहानी के मैटर से, कहानी के टर्म्स एंड पॉइंट्स से अगर आप चीजों को समझोगे तो आपको जो फैक्ट्स हैं वो याद रहेंगे, आपको वो फैक्ट्स टफ नहीं लगेंगे। बस इसीलिए मैं कहानी थोड़ी सी बनाते के बोलते रहता हूँ, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने समझा है, वो सारी कहानी आपको बताता हूँ, ताकि आपको फैक्ट न याद हो। ठीक है, फैक्ट आपको सॉरी याद हो जाए, ना याद हो नहीं, याद हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे देखो सूकर खेड़ा का युद्ध, अब आपको दिमाग में आया, अब दिमाग में तुरंत क्या जाएगा, क्लिक करेगा, अच्छा यार वो चिनक्लिज खां, अच्छा अच्छा 1722 में उसको सूबेदारी 6 प्रांतों का मोहम्मद शाह रंगीला दिया, लेकिन उसने थोड़ा सा वहां पे अपने स्वतंत्र राज्य का स्थापना करना चाहता, तो मुबारिज खां जो मुगल सूबेदार था उसको हराया, और हराने के बाद से मुगलों को, मुगल बादशाह को दिखाया कि भैया हम तुमसे बहुत शक्तिशाली हैं, और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया हैदराबाद का 1724 में। कौन सी, आसफ जाही वंश की। देखो ये कहानी है, फैक्ट रखने की जरूरत पड़ी नहीं। देखो इसीलिए मैं कहता हूं, एक रोटी है, उस रोटी पे मैं सब्जी लगा दूं, और उसी सब्जी में आपने देखा होगा जब बच्चा कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि बच्चा जब दवा नहीं खाता है, जो बच्चे को दवा नहीं पसंद होता है, तो मैं यही कहता हूं एक रोटी पे सब्जी लगाओ, सब्जी में मिर्चे भी होते हैं, और उसी में बीच बीच में कैप्सूल डाल दो और बच्चे को दे दो। कैप्सूल भी तीखा लगता है, मिर्चा भी तीखा लगता है, वो समझेगा मिर्चा है। आप साइकोलॉजी के गेम के साथ जितना खेल सकते हो उतना तरीके से खेल करके आप अपनी चीजों को, आपको बस सफलता लेनी है। सॉरी।
आपको बस सफलता लेनी है, उसके करीब जाना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखिएगा यहाँ पे। अच्छा याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 स्टार लगाइएगा, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है कि भैया बताओ वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो आप कहिएगा हैदराबाद था। यही हैदराबाद राज्य होता है जो वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकारता है। ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, क्योंकि जो वेलेजली की सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला यही हैदराबाद राज्य होता है। अभी आगे आंग्ल मैसूर युद्ध भी हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको और भी पॉइंट्स की गुत्थियां खुल जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे आपसे एक स्टेटमेंट दे सकता है कि जो चिनक्लिज खान था, जो निजाम चिनक्लिज खान था, यह किस प्रकार का व्यक्ति था, यह बहुत उदार व्यक्ति था। यह हिंदुओं के प्रति कट्टरता का भाव नहीं रखता था मुस्लिम, लेकिन कट्टरता का भाव नहीं रखता था। क्यों, इसको किस चीज से पता चलता है कि कट्टरता का भाव नहीं रखता था, क्योंकि इसने अपने एक दीवान नियुक्त किया, किसको, पूरन चंद्र को अपना दीवान नियुक्त किया था, ठीक ना। तो याद रखिएगा 2-4 पॉइंट्स यहाँ से आपको देखने थे। क्या क्या आपको यहाँ से पॉइंट्स देखने थे, सबसे पहला पॉइंट्स की इसको भाई आसफजाही वंश की स्थापना करता है निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां, ठीक ना, कब, 1724 में। इसको चिनक्लिज खां की उपाधि किसने दिया, औरंगजेब ने दिया, ये दूसरा पॉइंट याद रखना था। फिर आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पे जो यह सुकर खेड़ा का युद्ध किनके किनके बीच होता है, तो यह चिनक्लिज खां और मुगल सूबेदार किसके, सॉरी, मुबारिज खां के बीच होता है, जिसमें मुबारिज खां पराजित होता है। और यहीं से 1724 में वास्तविक संस्थापक हो जाता है कौन, चिनक्लिज खां, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य का, ठीक ना। फिर उसके बाद से आपको याद रखना है कि जो निजाम चिनक्लिज खां था, ये बहुत उदार व्यक्ति था, मुस्लिम भले था लेकिन हिंदुओं के प्रति बहुत उदार था। क्यों, क्योंकि इस बात का इससे पता चलता है कि उसने अपने एक हिंदू पूरन चंद्र को अपना दीवान नियुक्त किया था। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है लास्ट वाली, ये आपसे स्टेटमेंट में एग्जामिनर दे करके आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं आगे क्या है, आगे कौन सा राज्य आता है। अवध राज्य के बारे में देख लेना। अरे अवध, वही सआदत खां, वही सआदत खां जो नादिर शाह वाला मैंने केस बताया था ना, कि जब नादिर शाह आक्रमण करता है तो यही जो सआदत खां होता है, वहां पे क्या होता है कि ऐसा किताबों में लिखा गया, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने क्या किया, आत्महत्या कर ली। लेकिन नहीं, वो नादिर शाह से मिल करके क्या होता है, साठगांठ कर लेता है। क्योंकि जब मोहम्मद शाह रंगीला भेज रहा होता है चिनक्लिज खां को, चिनक्लिज खां उस समय वजीर होता है मोहम्मद शाह रंगीला का, तो वो मान भी जाता है 50 लाख रुपए में या 50 करोड़ रुपए जो भी समथिंग था, कि चलो हम भाई संधि कर ले रहे हैं। लेकिन यही सआदत खां जा करके नादिर शाह को चढ़ाता है कि भैया देखो हमें भी पैसा कुछ चाहिए, वहां दिल्ली में जाओ, खजाना बहुत है। जब वो दिल्ली में जाता है तो खजाना तो बहुत ज्यादा नहीं मिला, लेकिन हाँ तख्ते ताउस कोई नहीं मिल जाता है। फिर वो नादिर शाह इसके ऊपर पेनाल्टी मारता है 2 करोड़ रुपए। अब ये उस 2 करोड़ रुपए को नहीं दे पाता है, और दूसरी चीज मोहम्मद शाह रंगीला को पता चल जाती है बात। अब ये इधर नहीं दिया तो इधर से भी मरेगा, उधर नहीं दिया उधर से भी मरेगा, तो ये क्या कर लेता है, जहर खा लेता है। ये एक अथेंटिक किताब में बात लिखी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। देखो अवध में देखो, अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण अवध को बफर स्टेट कहा जाता था। देखो बफर स्टेट, बफर स्टेट का मतलब अपने फायदे के लिए उस स्टेट का यूज करना। जैसे उस समय तक आपने देखा था कि ये जो 18वीं शताब्दी चल रही है, मतलब कि ये 1701 से लेकर के 1799 के बीच के काल ही चल रहे हैं, उसी के अप्रोक्स सारे समय चल रहे होंगे, ठीक ना, डेट नहीं याद करना है। तो अब इसमें क्या हुआ कि मराठा भी अपने आप को अटक से कटक तक की बात कर रहे थे कि हम मराठा झंडा फहराएंगे, ठीक ना, लेकिन वो फहरा नहीं पाते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में आप देखते हैं मराठा अहमद शाह अब्दाली से हार भी जाते हैं, वहां पे वही उनकी हार होती है। उसके भी बहुत सारे कमियां हैं, क्योंकि इनमें एकता नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब देखना ये मराठी जो है, ये मराठी इधर से साउथ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कटक तक अपने आप को क्या करने के लिए, यहाँ तक सॉरी अटक तक जा रहे हैं कि भैया हम अपने आप को पूरे उत्तर भारत तक राजा घोषित करेंगे। नहीं तो आज अगर वो पानीपत का तीसरा युद्ध जीत गए होते मराठे, तो याद रखिएगा आज वह भी एक, हम लोग जैसे मुगल बादशाहों को पढ़ते उस तरह से हम मराठों को भी पढ़ते, ठीक ना। वो भी भारत में कुछ शासन करते ही करते, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वो उनकी किस्मत खराब थी कि वो हार गए। तो याद रखिएगा जो अंग्रेज, अब अंग्रेज भी इधर अपना भाई सारी रणनीतियां लगा रहे थे हड़पने के लिए, सारी चीजें कि हम अपनी कॉलोनी बनाए। और इधर मराठा साउथ से, इस साउथ से इधर की तरफ बढ़ रहा था, यही उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो अंग्रेज और मराठा के जो क्षेत्र शक्तियां थी, जहां जहां रुकी थी, उनके बीच में उत्तर प्रदेश पड़ता, सॉरी अवध पड़ता था। इसीलिए इसको अंग्रेज क्या करते थे, यह बफर स्टेट के रूप में इसको यूज करते थे कि जब फायदा हो यहाँ से जो लेना होगा हम उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मतलब इसको हमको बहुत जरूरी नहीं है कि इसको रखना है, ये हम अपने फायदे के लिए इस स्टेट को यूज करेंगे, इस अवध को यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आगे की तरफ चलते हैं, देखिएगा अवध राज्य की स्वतंत्र घोषणा 1722 में, जब सूकर खेड़ा का युद्ध हो रहा था, तभी आपने सॉरी जब आपने देखा था कि मोहम्मद शाह रंगीला चिनकिलिच खां को क्या करता है, दक्कन में 6 सूबों का सूबेदार बनाता है, तभी 1722 में शहादत खां, जिसको एक और नाम से जाना जाता है सुरहान उल मुल्क, ये क्या करता है, अवध राज्य की स्वतंत्र स्थापना करता है। और याद रखना, ये जो शहादत खां होता है, यह ईरानी सिया गुट के इस सदस्य को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। मतलब आप देख रहे हो, मोहम्मद शाह रंगीला क्या किया कि इन लोगों को सूबेदार नियुक्त किया, और जब यह लोग इसकी मुगल शासक की जब यह शक्तियों को देखे कि तो वही बड़ा शक्तिहीन हो चुका है, तो उस राज्य को अपने आप को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके नवाब बन के बैठ गए। ठीक ना, तो याद रखिएगा, तो अवध में ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब आपसे यहाँ ध्यान रखिएगा, शहादत खां को ही एक उपाधि थी बुरहान उल मुल्क। देखिएगा यहाँ पे बुरहान मुल्क लिखा है, बुरहान उल मुल्क। यह बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिए थे, मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा दिया जाता है। आपसे कई बार पूछ लेता है कि बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको दी गई थी, तो शहादत खां को कौन दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला। इसी तरीके से पीछे आपने देखा कि जो चिनकिलिच खां का उपाधि था, ये नाम था, ये किसने दिया, औरंगजेब ने इसको दिया था, निजामुल मुल्क को। ठीक ना, तो ये आपको यहाँ से इतनी सारी पॉइंट्स आपको याद रखनी है। देखो वही बात है, यहाँ पे कुछ इसके बारे में अच्छा लिखा हुआ है कि शहादत खां ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था, और अपने नाम और सम्मान की रक्षा के लिए शहादत खान ने 1739 में आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो जैसे देखो, जो भारतीय इतिहासकार हैं, स्वाभाविक सी बात है, अगर भारत का कोई पर्सन है तो थोड़ा अच्छा ही करेंगे, ठीक ना, हर इतिहासकार ये करता है। लेकिन एक फॉरेन राइटर है, उनकी किताब में ये बात नहीं लिखी हुई थी, वहां पे लिखा हुआ था, जो मैंने अभी आपको कहानी बताई, तो वहां से मैंने आपको कहानी बताया, बहुत ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब कहानियां आपको मेंस में नहीं लिखनी होती है, तो ये सब कहानियां बस समझने के लिए होती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, अब हमारे प्यारे साथी, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ थोड़ा सा अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो कुछ राज्य आपके स्वतंत्र हुए 18वीं शताब्दी में, तो उसमें कुछ बड़े राज्य थे, कुछ छोटे भी थे। तो कौन किसके अंतर्गत स्वतंत्र हो रहे हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, 18वीं सदी के नए स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछे, यहाँ देखिए, एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ संस्थापक दिया है, एक तरफ वर्ष दिया है। अगर आपसे पूछे बंगाल, तो आप कहिएगा मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में आजाद स्वतंत्र हुआ था। याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खां, और ये 1713 ईस्वी में ही, 1713 ईस्वी में ही। फिर अगर आपसे पूछे रुहेलखंड, तो आप कहिएगा कि बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां, और 1714 ईस्वी में ये रुहेलखंड स्वतंत्र हुआ। हैदराबाद आप देखेंगे तो चिनकिलिच खां, जिसको निजामुल मुल्क बोलते थे, 1724 में स्वतंत्र होता है। फिर आप देखेंगे कि अवध जो है, ये सादत खां, जिसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि कौन देता है, मोहम्मद शाह रंगीला, उसके नेतृत्व में यह स्वतंत्र होता है। और ये अवध कब होता है, तो 1739 नहीं है, 1722 कर लीजिएगा, नहीं सॉरी, 1739 ही सही है। ठीक ना, 1739 ही सही है फ्रेंड्स, क्योंकि 1722 में इसको सूबेदारी सौंपता है कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। त्रावणकोर अगर आप देखेंगे तो यह मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में, और इसका डेट नहीं दिया गया है, तो इसके डेट से आपको मतलब नहीं रखना है। अहोम एक बार यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, रुद्र सिम्हा के नेतृत्व में ये अहोम जो था, ये आपका यहाँ पे स्वतंत्र हुआ था। ठीक ना, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। मैसूर, मैसूर आप देखेंगे हैदर अली। अभी आगे हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे, हैदर अली और टीपू सुल्तान को भी वहां पे देखेंगे, तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए, अवध में ही कुछ जो नवाब थे, वहां पे आपको वो देख लेना है, लेकिन जो खास होगा वही आपको यहाँ पे मैं आपको दूंगा, ये ध्यान रखिएगा, जहां से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे देखो, अवध में ही आपने शहादत खां को देख लिया। शहादत खां को देखने के बाद से आपको क्या करना है, अवध के कुछ, क्योंकि आप यूपी का पेपर देने जा रहे हो, तो अवध के जो नवाब हुए, उनकी क्रोनोलॉजी जरूर आप तैयार कर लेना, वहां से भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। वह आपका काम है, आप तैयार कर लेना। अब यहाँ देखो, इसी अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब वाजिद अली शाह, जो 1847 से 56 तक बनेगा, जिसको संगीत के क्षेत्र में ठुमरी का जन्मदाता माना जाता है। याद रखिएगा, जो अवध का सबसे अंतिम बात मुगल नवाब बनता है कौन, वाजिद अली शाह। याद रखिएगा, वाजिद अली शाह। याद रखिएगा,
इसी को यह अंतिम नवाब बनता है। और इसी को ठुमरी, जो आज आप देखते हैं ना, ठुमरी जो नाची जाती है, ठुमरी का जो ये शास्त्रीय नृत्य है, इस ठुमरी का अगर आप देखेंगे तो जनक कौन माना जाता है? यही वाजिद अली शाह माना जाता है, जो कि अवध का सबसे अंतिम नवाब था। और याद रखिएगा, इसी वाजिद अली शाह पे ही कुशासन का आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में कौन, लॉर्ड डलहौजी, कौन, लॉर्ड डलहौजी कुशासन का आरोप लगा करके क्या कर लेता है? अवध को कब्जा कर लेता है कि भैया यहाँ पे शासन अच्छा नहीं चल पा रहा है, और इसको यहाँ शासन चलाने के लिए ये क्या करे, जबरदस्ती अवध को क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। इन्हीं का एक पुत्र होता है वाजिद अली, पुत्र अली, वाजिद अली, याद रखिएगा, वाजिद अली का ही एक पुत्र होता है जिसका नाम है बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर यह अवध का अंतिम नवाब बनता है, और इसकी माँ का नाम होता है बेगम हजरत महल। अब यहाँ थोड़ा सा कुछ चीजों को समझ लेना। होता क्या है फ्रेंड्स, कि अब देखो शहादत खान ने किस तरीके से, आपने देखा कि 1722 में इनको दे दिया गया मोहम्मद सरंगीला के द्वारा कि जाओ आप यहाँ सूबेदारी करो अवध की। और 1739 में इसने यहाँ पे क्या किया कि कहीं ना कहीं आपने देखा कि इसने स्वतंत्र अवध की स्थापना किया। फिर उसी के क्रम में आप सफदरजंग और भी लोग आएंगे, लेकिन आपको लास्ट में देखना है कि अवध का जो अंतिम नवाब था, पूरे फैक्ट को तो रट नहीं पाओगे, वो कौन बना? मेन रूप से वाजिद अली शाह। और ये कब से कब तक रहा? 1847 से 56 तक। इसी को ठुमरी का जन्मदाता भी माना जाता है। और इसी के ही काल में 1856 में, अभी ये हटने वाला रहता है, लास्ट वर्ष चल रहा होता है, तभी डलहौजी क्या कर देता है? इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को कब्जा लेता है। अब उस समय क्या होता है कि जब अवध को कब्जा लेता है, तो इन्हीं की एक पत्नी होती है वाजिद अली शाह की, जिनका नाम होता है बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल का जो पुत्र होता है बिरजिस कादिर, अभी वो बहुत बड़ा नहीं हुआ होता है, अभी गोद में होता है। तो यह क्या करती हैं कि उस बिरजिस कादिर को इनके बाद वाजिद अली शाह के कुर्सी के हटने के बाद बिरजिस कादिर को जबरदस्ती गद्दी पे बैठा करके और राजपाट खुद ही चलाती हैं, कहती हैं कि अवध का नवाब अब ये बनेगा। लेकिन तब तक उधर क्या हुआ है कि कुशासन का आरोप लगा करके कब्जा भी कर लिया गया है। यही जब आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि अवध की तरफ से नेतृत्व करने वाली कौन होंगी? यही बेगम हजरत महल रहेंगी, जो क्या करेंगी? अपने इस पुत्र को नवाब अवध का बनाने के लिए लड़ाई करेंगी। किससे? अंग्रेजों से। जो 1857 की क्रांति थी, उसमें जहां जहां से भी लोगों ने नेतृत्व किया, वो उनका पर्सनल स्वार्थ भी था। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र को लेकर की, यहाँ पे ब्रिटिश कादिर को लेकर के गद्दी बैठाने के लिए करेंगे, ठीक ना। इसीलिए आपने देखा कि इन लोगों ने तो चलो किसी न किसी तरीके से इस 1857 क्रांति में भाग लिया, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी रजवाड़े ये जब नहीं सहयोग दिए, भोसले, तो वहां पे क्या हुआ कि वही आपका 1857 की क्रांति का दमन हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, इन सारी चीजों को लेकर के अब आप लोग चलिएगा। अच्छा देखो, कर्नाटक देख लेना। कर्नाटक जो स्वतंत्र हुआ, यह किसके नेतृत्व में हुआ? तो यहाँ बस आपको याद रखना है, जो कर्नाटक राज्य स्वतंत्र हुआ था वो सादुल्ला खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था। किसके नेतृत्व में? सादुल्ला खां के नेतृत्व में ये मेरे प्यारे भाई कर्नाटक क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। बस आपको इतना ही यहाँ से जानना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट आप लोग दीजिए समय। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। और स्वाभाविक सी बात है, कर्नाटक की राजधानी अर्काट ही बनेगी, ठीक है ना। प्राचीन समय में अर्काट बड़े फेमस रहती थी। अच्छा ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखिएगा आप सभी लोग, आगे क्या है देखिएगा। भरतपुर ये भी छोड़ दीजिए। अब आइए मैसूर में चलते हैं। मैसूर को देख लीजिएगा, ठीक ना। जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसी को देखते हुए चलेंगे। मैसूर को देखिएगा। मैसूर के बारे में देखिए, 1565 ईस्वी में लड़े गए तालीकोटा, ध्यान रखिएगा, तालीकोटा के युद्ध, तालीकोटा के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय के समय में मैसूर में 1612 ईस्वी में वाडियार वंश की क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। देखो सुकरखेड़ा का युद्ध, सुकरखेड़ा का युद्ध आपने क्या देखा कि चिनक्लिज का 1724 के अप्रॉक्स में करेगा। मतलब सुकरखेड़ा, तालीकोटा, इस तरह के कुछ युद्धों के नाम, जजऊ, इनका एक क्रोनोलॉजिकल टर्म्स दे दिया जाता है यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन किससे लड़ा ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनकी क्रोनोलॉजिकल टर्म्स को जरूर समझिएगा। अब जैसे अगर हम समझे तो जजऊ देखो कब हुआ है? 1707 के समय में, मतलब पहले का हुआ, क्योंकि आपने देखा था कि मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था, ठीक ना, जिसमें उत्तराधिकार को लेकर के। फिर उसी तरीके से अभी आपने देखा कि मुबारिज खां और उनके बीच में कौन सा, देखो दिमाग नहीं आ रहा है याद, सुकरखेड़ा का युद्ध चिंकलिज खां के बीच में हुआ।
मतलब 1724 के करीब में। और तालीकोटा कब हो रहा है? 1565 में हो रहा है। मतलब कि पहले जजऊ, फिर तालीकोटा, फिर क्या होगा? सुकरखेड़ा। तो ये क्रोनोलॉजी एक दो बार पूछी जा चुकी है यहाँ से, इसलिए इसको आप लोग इस तरीके से इंपॉर्टेंट रखेंगे मेरे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। 1 मिनट आप लोग समझ लीजिएगा, उस पानी पी लेता हूँ। ठीक है, ये इतना ध्यान रखिएगा। अब यहां देखिएगा मैसूर में हैदर अली कैसे आया। देखना, यह आपका भारत का मैप है। यहीं पे पहले जो कर्नाटक, जो आज वर्तमान में आप कर्नाटक को देख रहे हैं, ये जो आप वर्तमान में कर्नाटक को देख रहे हैं, ये कभी मैसूर हुआ करता था। ठीक ना? वर्तमान जो कर्नाटक था यही कभी मैसूर हुआ करता था। यहाँ पे क्या हुआ कि वाड्यार वंश चल रहा था, जिसको अड्यार वंश भी कई किताबों में लिखा होता है, और कृष्णदेव राय द्वितीय जो थे यहाँ के शासक थे। इन्हीं के समय में हैदर अली यहाँ पे क्या हुआ कि जन्म लिया, और हैदर अली को उन्होंने सेना में धीरे धीरे भर्ती कराया। उसके अच्छे प्रदर्शन के कारण सेना का वो एक तरीके से सेनापति बना, और बाद में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा काम करते करते जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है, तो हैदर अली क्या हो जाता है? इस मैसूर राजवंश का शासक हो जाता है। अब इस मैसूर राजवंश का जब यह शासक हो जाता है, तो याद रखिएगा इसकी फ्रांसीसियों से बहुत बनती है। जैसे आप अभी देखेंगे जैकोबिन क्लब वगैरह की स्थापना आगे होगी। तो अब अंग्रेज यहाँ इनसे चिढ़ने लगे, क्योंकि अंग्रेजों को भी जगह जगह कब्जा करना था कि भाई ये कैसे फ्रांसीसियों की बन रही है। तो अभी आगे आप आंग्ल मैसूर युद्ध जो 4 देखेंगे, 2 हैदर अली और 2 जो उसका बेटा टीपू सुल्तान लड़ता है, ये कहीं ना कहीं यही रीजन रहेगा। अभी आगे रीजन में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे चिक्का कृष्णराज, ये ठीक है ना, ये शासक थे। तो ये बस इतना ध्यान रखना है आपको, यहाँ से नहीं कुछ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ कि मैसूर की कमजोर स्थिति के कारण मैसूर उस समय मराठों और निजामों के मध्य क्या था? संघर्ष का केंद्र बना हुआ था। अब आते हैं हैदर अली। हैदर अली क्या करेगा? 1749 में नंदराज जो राज्य का राजस्व वित्त नियंत्रक था, ने हैदर का सैनिक जीवन प्रारंभ का अवसर दिया। मतलब कि यही जो नंदराज होता है, कृष्णदेव राय का वित्त मंत्री होता है, याद रखिएगा सेना मंत्री होता है, यही क्या करेगा? हैदर अली को सेना में जाने का अवसर देगा, और यहीं से इसकी जो एक तरीके से क्या उसको बोलते हैं, अच्छाइयों को देखेगा कि ये बहुत गौरवशाली काम कर रहा है। तो फिर यहाँ से हैदर अली का प्रभुत्व बनना शुरू हो जाएगा। ठीक ना? देखो 1755 में हैदर अली क्या था? डिंडीगुल का फौजदार बना था। ये बेसिक है, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस ऐसे बता रहा हूँ, दिमाग में आपको ये ना लगे कि भाई कहाँ से क्या चीजें हो रही हैं। और फिर अब यहाँ पे क्या होता है कि देखना, हैदर विरोधी गुटों ने मराठों को मैसूर पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1760 में हैदर मराठों द्वारा पराजित हुआ, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध, याद रखिएगा, युद्ध में मराठों की पराजय से हैदर की स्थिति और मजबूत हो गई। मतलब अभी आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको क्या कहा कि मराठे नीचे साउथ से ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हैं, सिंधु नदी तक अपना झंडा फहराना चाह रहे हैं। और जब वही अहमद शाह के समय में ही क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों का पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है। अब जब ये पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है, मराठे हार जाते हैं, इसे मराठों की स्थिति एकदम डाउन हो जाती है और अपने क्षेत्र में वो सीमित हो जाते हैं। ठीक है, अब यह अगर मराठे जीत गए होते तो हैदर अली कुछ नहीं कर पाता। अब हैदर अली को एक, जब ये हार गए तो शक्ति मिल गई, और इसने अपने आप को स्वतंत्र मैसूर राज्य का संस्थापक करके माना और घोषित किया, और आगे की तरफ अपना चलाया। याद रखिएगा, कई बार ये वाली पॉइंट पूछ ली जाती है कि हैदर अली ने कहां पे फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो आप कहिएगा 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों के सहयोग से हैदर अली ने डिंडीगुल में क्या किया था? एक शस्त्रागार की स्थापना किया था। किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। कहां पे? डिंडीगुल में 1755 में इसने एक शस्त्रागार की स्थापना किया था। किसने? हैदर अली ने। ये आपको वहां से मेरे प्यारे साथी बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथी, आगे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो इसका बेटा था, इसके बारे में देख लीजिए इसने क्या क्या कुछ काम किए, क्योंकि ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन में। पहला बात, टीपू ने अपने पिता हैदर के विपरीत खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण कर 1787 ईस्वी में अपने नाम के सिक्के चलवाए। कुछ सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं व हिंदू संबत अंकित था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे स्टेटमेंट में दे दे कि क्या टीपू सुल्तान ने सिक्के चलवाए, तो आप याद रखिएगा सिक्के उसने चलवाए अपने नाम के प्रचलन के लिए, और उस पे उसने हिंदू देवी देवताओं के क्या किया था? चित्र को दर्शाया गया था। दूसरी बात,
टीपू ने वर्षों व महीनों के नाम से अरबी भाषा का प्रयोग करवाया। वर्षों और महीनों के नाम से अरबी भाषा का प्रयोग कराया, मतलब जो वर्ष और जो महीने का नाम था उनको अरबी भाषा में उसने लिखवाया। दूसरी चीज याद रखिएगा, टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण हेतु धन दान दिया। और अभी आप देखेंगे कि श्रृंगेरी के मंदिर का ये क्या करता है टीपू सुल्तान आपने देखा था कि यह हिंदुओं का भी फायदा लेने के लिए क्या करेगा कि जो वहां मंदिर तोड़ दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा उनको फिर से पुनः निर्माण करवाएगा। एक मिनट आप रुकिएगा। फिर ये क्या होगा, टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया। याद रखिएगा, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी जो पाश्चात्य मतलब कि जो पश्चिम की प्रशासनिक व्यवस्था थी वहां की व्यवस्थाओं को इसने लागू किया था। तो याद रखिएगा, पहला ऐसा शासक था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया था। फिर याद रखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अपनी राजधानी फ्रांस व मैसूर के मैत्री के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कहां, अपनी राजधानी में, और मैसूर का झंडा फहराया। तो ध्यान रखिएगा, जैकोबिन क्लब श्रीरंगपट्टनम में इसने किसने, टीपू सुल्तान ने स्थापना किया। सस्तागार पूछेगा 1755 में हैदर अली ने किया था। कहां पे, डिंडीगुल में। ये 2 पॉइंट्स आपको यहां से ध्यान रखने थे। अब आइए फ्रेंड्स आगे की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ और भी है क्या यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक चीज और है कि जो टीपू सुल्तान के समय में जो रॉकेट साइंस थी वो बहुत ही तगड़ी थी। और याद रखिएगा, लंदन में आज भी प्रसिद्ध साइंस म्यूजियम में टीपू के रॉकेट रखे गए। मतलब उस समय जो इसके एक तरीके से जो अपनी तकनीकियों के द्वारा इसने दुनिया का पहला रॉकेट मैन भी इसको कहा जाता है। मतलब इसने जो रॉकेट का निर्माण कराया, मतलब सोचिए उस समय के काल में, उस 18वीं शताब्दी के काल में इसने इतनी अच्छी तकनीकी का प्रयोग किया कि इसको दुनिया का पहला रॉकेट मैन भी कहा जाता है। ये भी आपको लाइन याद रखनी है, ये आपको एग्जाम में लेकर के जाना है। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें आपकी हो गई। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखना। यहाँ पे आपसे क्या हो जाता है, यहाँ पे मेरे प्यारे साथी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक ना, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है ध्यान रखना। आपने देखा होगा पीवाईक्यू, तो उसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, कर्नाटक वार, इनके बस आपको डेट को याद रखने हैं, ठीक ना। अंदर की बातें आपसे नहीं पूछेगा, इनके डेट को याद रखना है और इनसे कौन सी संधि से ये खत्म हुआ, बस यही याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1767 से 91 के बीच में होगा। याद रखिएगा, होता क्या है कि हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से मराठे तथा निजाम से संधि कर ली और एक संयुक्त मोर्चा बनाया, ठीक ना। देखना, याद रखना, होता क्या है कि अब अंग्रेज चाहते हैं कि भाई हम यहाँ हैदर अली पे, यहाँ सॉरी यहाँ कब्जा कर लें मैसूर पे। अब यहाँ अंग्रेज यह क्या करता है, तुरंत मराठे जो इनके दुश्मन मानते था अपने, और निजाम से संधि कर लेता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब यहाँ पे संधि कर लेता है तो दिक्कत ये हो जाती है कि हैदर अली के नेतृत्व वाले मोर्चे ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर क्या कर दिया, आक्रमण किया। परंतु हैदर व निजाम तिरुवंतमलम संगम में परास्त हुए। तब निजाम हैदर का साथ छोड़ अंग्रेजों की तरफ हो गया। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। और याद रखिएगा कब हुआ, 1767 से 91 के बीच में हुआ। अभी कहानी समझने का समय नहीं है, कहानी मत समझिए, क्रैश कोर्स में लोग जल्दी जल्दी चीजों को लेके चलेंगे। और याद रखिएगा कि जो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ मेरे प्यारे साथी, यह किसके समय में हुआ था, याद रखिएगा, यह आपका बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट था, इसके समय में हुआ था, लॉर्ड वेरेलस्ट के समय में। और मद्रास की संधि से इसका अंत हुआ। तो आपको यही 4 पॉइंट यहां से जानना है। कब से कब तक चला था, तो देखिए प्रथम चला था आपका 1767 से 1769 तक चला था। 69 इसको देखिएगा, 69 है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट है। 1767 से 69 2 वर्ष चला था। किसके किसके बीच, हैदर अली अंग्रेजों के बीच में। और ये मद्रास की संधि से खत्म होता है और गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट के समय में होता है। ये 4 पॉइंट यहां से याद रखना है। ठीक उसी तरीके से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा 1780 से 84 के बीच चलाया जाता है। और याद रखिएगा यह भी क्या होता है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा जाएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि बताओ यह किस
संधि से खत्म हुआ था, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि भैया यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यह किस संधि से खत्म होता है, तो यह मंगलौर की संधि से खत्म होता है। किस संधि से? मंगलौर की संधि से खत्म होता है, ठीक ना। और यही बस 2 पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ, उस समय गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग था, ये ध्यान रखना है। ये 3 चीज आपको यहाँ से तैयार रखना है। इसी तरीके से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अगर आप देखोगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? 1790 से 92 के बीच में चला था। याद रखिएगा, अब इस समय क्या होता है, अभी पीछे द्वितीय में हैदर अली की मृत्यु रहती है, तो अब यहाँ पे टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, मतलब पहला और दूसरा हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, तीसरा और चौथा टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। अब यहाँ देखो टीपू और अंग्रेजों के बीच में क्या होगा कि यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि उसने आरोप लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा कि उसने फ्रांसीसियों से क्या किया? समझौता किया है, और इस आधार पे अंग्रेज क्या करेंगे? इसके राज्य पे आक्रमण कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से इसका खात्मा होता है। जब इसका खात्मा होता है तो ध्यान रखिएगा, इस समय बंगाल का गवर्नर कौन होता है? तो यहाँ पे आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है, ये ध्यान रखिएगा। यही 3-4 पॉइंट आपको युद्ध में याद रखने हैं। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ना ही मेंस में पूछेगा। यही 3-4 पॉइंट जो बता रहा हूँ, इतना ही आपको करके एक शॉर्ट नोट्स बना करके और बार बार तैयार कर लेना। क्योंकि आप देखो पीवाईक्यू में बहुत बार आपसे क्रोनोलॉजिकल और बहुत बार आपको मैच द फॉलोइंग पूछा गया, हर बार पूछा जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देख लो, 1799 में हुआ, यह भी टीपू सुल्तान के बीच में, और किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों के बीच में हुआ। इसी में टीपू सुल्तान क्या हो जाता है? बेचारा मारा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जब टीपू सुल्तान मारा जाता है तो अंग्रेजों ने फिर मैसूर की गद्दी पे क्या होता है? अड्यार वंश, वही जो कृष्णदेव राय थे जिन्होंने अड्यार वंश की स्थापना किया था, उसी अब अड्यार वंश का फिर से यहाँ पे एक बालक को रख करके अंग्रेजों ने इस अड्यार वंश की स्थापना कर दी और उनको कठपुतली बना लिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब देखो, अगर आपसे एक स्टेटमेंट पूछे कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में है, यह किसने कहा था? वेलेस्ली द्वारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर कहा गया था कि जो पूरब का साम्राज्य, मतलब स्वाभाविक सी बात है, अगर इधर ब्रिटेन है, इधर भारत है, तो यहाँ पे हमारे लिए, इनके लिए हम पूरब हुए। तो इसने क्या कहा कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में है। और यह बात किसने कही? आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पे। ये आपको यहाँ से मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है, ठीक ना। अब चलो देख लेते हैं थोड़ा सा पंजाब राज्य के बारे में। पंजाब राज्य के बारे में देख लेना, यहां से भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है। देखना, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई, और उनके शिष्य कौन थे? बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व प्रदान किया। वही बंदा बहादुर जिनको जेल से रिहा कर देता है कौन? बहादुर शाह प्रथम। याद रखिएगा, कहानी में हम लोग लग जाएंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करते चल रहा हूँ ताकि आप लोग चीजों को देखते चलें। तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की जब 10वें गुरु गोविंद सिंह जब मृत्यु हो जाती है तो कौन आता है? बंदा बहादुर। और यही बंदा बहादुर सिखों को बहुत ज्यादा बलवान भी करेगा, ठीक ना। याद रखिएगा, यही बंदा बहादुर के बाद कपूर सिंह ने सिखों का नेतृत्व किया। उन्होंने 1748 में दल खालसा की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, बंदा बहादुर तक सबको नाम याद होता है, लेकिन कपूर सिंह का नाम कोई नहीं जानता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भैया अंतिम तो चलो ठीक है बंदा बहादुर थे, लेकिन उनके बाद कौन बना? कपूर सिंह। और इन्होंने सिखों का नेतृत्व किया और 1748 में दल खालसा की इन्होंने स्थापना की। तो दल खालसा की स्थापना किसने किया? याद रखिएगा, कपूर सिंह के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब यहां देखिएगा, 1753 ईस्वी में दल खालसा ने अब क्या किया? अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक राखी प्रथा की शुरुआत की, और जो उपज का 1/5 भाग कर के रूप में सुरक्षा भार के रूप में लिया जाता था। मतलब कि ये जो दल खालसा थे, अपनी आर्थिक स्थिति सिखों की सुधरे, तो इन्होंने कहा कि चलो एक हम राखी प्रथा शुरू कर रहे हैं। राखी प्रथा यही सिखों ने शुरू किया, और इन्होंने इसमें ये कहा कि तुम अपने उपज का 1/5 भाग दोगे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे तुम्हारे दुश्मनों से। तो चाहे वो कोई भी दे सकता था, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से याद रखिएगा कि कपूर सिंह की जब जो दल खालसा की स्थापना करते, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जस्सा सिंह अहुलवालिया ने सिखों को अपना नेतृत्व प्रदान किया।
जस्सा सिंह द्वारा दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया गया। कई बार आपसे पूछ लेता है। आपने क्या देखा, अभी आपने फिर से रिवीजन करो। आपने देखा कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव थे, सिखों के सबसे अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह रहे, फिर उसका बंदा बहादुर आया, फिर कपूर सिंह आए। कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सिखों की इन्होंने राखी जो दिवस राखी क्या बोलते हैं प्रथा शुरू की, जिसमें 1/5 भाग आपने उपज का देना होता था सिखों को, ठीक ना, जो भी रखना चाहे। उसके साथ आपने देखा कि कपूर सिंह के बाद से जस्सा सिंह अहुलवालिया आए, और यही जस्सा सिंह अहुलवालिया क्या करेंगे, दल खालसा जो एक दल खालसा सिखों का बना हुआ था उसको 12 मिसलों में विभाजित कर देंगे, स्वतंत्र मिसलों में। और यहाँ पे आपसे 12 मिसलों का नाम अभी आगे पूछ लिया जाएगा। अभी आगे हमने वहां पे आपको नोट डाउन करा दूंगा, वो भी आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिएगा, जो आपके बंदा बहादुर थे इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कश्मीर के राजौरी में। अन्य नाम इनका माधव दास बैरागी था। अन्य नाम इनका क्या था, माधव दास बैरागी था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यही बंदा बहादुर यहाँ पे क्या होते हैं कि एक सपोज है, जैसे इनका नाम आपको बचपन का याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। इनको बहादुर शाह प्रथम ने भी स्वतंत्र किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं। अब आपके एक यहाँ पे मिसल था, देखते हैं एक बार मिसल नहीं ऐड किया गया है क्या। हाँ, मिसल ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सबसे पहले मिसल को देख लेंगे। मिसल को देख लेंगे तो उस मिसल को देखने के बाद से आपको रणजीत सिंह समझ में आएंगे। देखिएगा, जो अभी आपने देखा कि जस्सा सिंह अहुलवालिया ने जो एक दल खालसा था उसको 12 मिसलों में स्वतंत्र कर दिया। उसमें भंगी मिसल के कौन थे नेता, याद रखिएगा, तो छज्जा सिंह थे। अहुलवालिया के जस्सा सिंह थे। ये सारे नाम याद रखिएगा, आपसे पूछे जाते हैं। रामगढ़िया मिसल के कौन थे, तो नंदा सिंह सिंघानिया थे। नकई मिसल के कौन थे, हरीश सिंह। कन्हैया मिशन के कौन थे, तो जय सिंह थे। नीसन वालिया मिशन के कौन थे, तो संगत सिंह और मोहर सिंह। फैजलपुरिया मिशन के कौन थे, तो याद रखिएगा नवाब कपूर सिंह थे। शहीद, शाहिद नहीं है, शहीद मिसल के कौन संबंध रखते हैं, तो दीप सिंह। करोड़ सिंहिया से कौन है, करोड़ सिंह। फुलकिया से कौन है, फूल सिंह। और याद रखिएगा उल्वे वालिया से कौन है, गुलाब सिंह और तारा सिंह, याद रखिएगा। और यहीं पे आगे आपका जो लास्ट वाला है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुकर चकिया मिसल जो है इसी से चड़त सिंह से ये संबंध रखता है, लेकिन रणजीत सिंह इसी मिसल से संबंधित थे। किससे, सुकर चकिया मिसल से। तो याद रखिएगा सुकर चकिया मिसल से संबंधित रखते थे कौन, रणजीत सिंह, जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाएंगे बाद में चल करके। अब आइए देखते हैं रणजीत सिंह कौन थे। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखिएगा। 1792 से 97 तक एक प्रतिशासनिक परिषद के नियंत्रण में रणजीत सिंह ने शासन किया। इस परिषद के सदस्यों में इनकी माँ कौन थी, राजकौर। सास इनकी थी सदा कौर, तथा दीवान इनका लखपत राय भी क्या था, इसमें शामिल था। बाकी आपने मिशन देखा। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं रणजीत सिंह की 2 राजधानियां कौन कौन इन्होंने बनाया था। तो राजनीतिक राजधानी इन्होंने लाहौर को बनाया था रणजीत सिंह ने, और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया था, ये याद रखिएगा। फिर आप आगे की तरफ अगर देखेंगे तो इन्हीं रणजीत सिंह के दरबार में 1835 में जर्मन यात्री बैरन कली वेन ह्यूगल आया था। तो याद रखिएगा बैरन कली वेन ह्यूगन किसके दरबार में आया था, तो आप कहिएगा रणजीत सिंह के दरबार में आया था, ठीक है। याद रखिएगा रणजीत सिंह की सेना को फौजे खास कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फौजे खास किसकी सेना को कहा जाता था, रणजीत सिंह की सेना को। फिर याद रखिएगा रणजीत सिंह ने अपने घुड़सवारों को प्रशिक्षण देने हेतु फ्रांसीसी जनरल एलार्ड को नियुक्त किया था। यह भी नाम याद रखिएगा, किसको, एलार्ड को नियुक्त करेगा। तोपखाने के आधुनिकीकरण हेतु कोर्ट एवं गार्डनर की नियुक्ति भी किया गया था। और इन्होंने क्या किया था, आगे की तरफ देख लेते हैं। और इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन्होंने नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम पे सिक्के चलवाए थे, ठीक ना, जिन्हें नानक शाही सिक्के कहा जाता था। किसके द्वारा, रणजीत सिंह के द्वारा गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम के सिक्के चलवाए गए, जिन्हें नानक शाही कहा गया। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, एक यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड था। लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था कि जो रणजीत सिंह की घुड़सवार सेना को संसार की सबसे सुंदर फौज किसने कहा था, आप कहिएगा लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था रणजीत सिंह की घुड़सवार सेना को संसार का सबसे सुंदर, क्या यहाँ पे मेरे प्यारे साथी, सुंदर फौज कहा था, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ देखिएगा एक
काम और आपको देखना है, रणजीत सिंह भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने न तो अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की और न ही ब्रिटिश प्रभुसत्ता के सम्मुख अपने आप को आत्मसमर्पण किया। तो याद रखिएगा कौन ऐसे व्यक्ति थे, वो रणजीत सिंह ही थे जो कभी भी सहायक संधि ना स्वीकार किए और ना ही कभी इनकी सामने आत्मसमर्पण करते हैं। फिर याद रखिएगा जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी समाधि कहाँ है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनकी समाधि लाहौर में बनाई गई, वही जो उनकी राजनीतिक राजधानी बनाई गई थी वहीं पे। अब देखो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में चला। सिख शासक कौन था, दिलीप सिंह। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। अंग्रेज सेनापति उस समय कौन था, लॉर्ड गफ। सिख सेनापति कौन था, लाल सिंह। और यही लोग मिलकर के क्या होते हैं कि आप देखेंगे तो सिख शासक दिलीप सिंह रहेगा और उसका सेनापति लाल सिंह, और इधर से अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गफ और गवर्नर हार्डिंग रहेगा। इन दोनों लोगों के बीचों में आंग्ल सिख युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो होते हैं ये चाहते हैं कि जो सिखों वाला लाहौर वाला जो आपने यहाँ देखा होगा, जो आपके भारत का ये ऊपरा हिस्सा है, जो 5 नदियां बहती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, वो बहुत हरा भरा क्षेत्र था। अंग्रेज उसको कब्जा करना चाहते थे और जो कि कब्जा नहीं कर पाए, इसीलिए यह यहाँ पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होगा। और यहाँ पे याद रखना कि जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होगा वो लाहौर की संधि से क्या हुआ, खत्म हुआ था, लाहौर की संधि से। ये बस इतना ही पॉइंट्स याद रखना है, इससे ज्यादा यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपके शुरू कब हुआ, कब से कब तक हुआ, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है। 1845-46 में। सिखों के शासक कौन थे उस समय, दिलीप सिंह। सिखों का सेनापति कौन था, लाल सिंह। उसी समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। सेनापति कौन था, लॉर्ड गफ था। किससे अंत हुआ, तो लाहौर की संधि से यह समाप्ति हुआ। अब याद रखिएगा ये सिखों का बस था कि आंग्ल सिख युद्ध क्यों हुआ। रीजन मैंने बताया कि सिखों के भी क्षेत्र को अंग्रेज हड़पना चाहते थे क्योंकि हरा भरा क्षेत्र था उनका, ठीक है। कोहिनूर हीरा, देखो कोहिनूर हीरा, ये वही कोहिनूर हीरा जो 1739 में आपने देखा नादिर शाह जो लेकर के दिल्ली से मोहम्मद शाह के काल में जाता है, उसी कोहिनूर हीरे की बात कही जा रही है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप कर लेना। कोहिनूर हीरा करीब 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला स्थित गोलकुंडा की खादान से निकाला गया था, ठीक है ना। याद रखना ये भी पॉइंट्स कि जो आपका कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा वो कहां से निकाला गया था मेरे प्यारे साथियों, तो यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में स्थित गोलकुंडा की जो खान आज भी आप देखते हो सोने के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए भी, वो वहीं से निकला था। तब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था और इसका कुल वजन 186 कैरेट था। हालांकि इसके बाद से इस हीरे को कई बार तराशा गया था। इसका मूल रूप से 105.6 कैरेट का इसका वजन था। पहला मालिक गोलकुंडा की खदान से निकलने के बाद इस हीरे के पहले मालिक काकतीय राजवंश ने थे। कहा जाता है कि काकतीय राजवंश ने इस हीरे को अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में क्या था, लगाया था। याद रखिएगा कैसे कैसे, अब देखिएगा ये ब्रिटेन तक, अभी वर्तमान में ब्रिटेन में है, कैसे पहुंचेगा ये ध्यान रखिएगा। मतलब गोलकुंडा की खान से निकला, वहां का जो मालिक कौन बना, वहां का राजा कौन, काकतीय राजवंश का, और वहां अपने कुलदेवी भद्रकाली के बाईं आंख में उस हीरे को लगाया था। अब वो देखना फिर क्या होता है, 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने इस हीरे को काकतीय वंश से क्या किया, लूटा। और फिर पानीपत युद्ध में मुगल संस्थापक बाबर ने क्या किया, इसको लूटा। मतलब देखो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, सैयद वंश का जो खिलजी वंश का शासक था, उसका जो मलिक काफूर सेनापति था वो लूट के लाता है काकतीय वंश से, और काकतीय और इससे फिर कौन लूटता है, बाबर, ठीक ना। बाबर से मुगल काल में, और फिर यहाँ से अफगान जाता है, और फिर देखना अफगान से कैसे आएगा। मुगल काल में हुमायूं के बाद कोहिनूर हीरा का क्रमशः मुगल शासकों के राजमुकुट के शोभा बढ़ाता था, ठीक है। फिर आगे देखना मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ही नादिर शाह ने आक्रमण करके इसको फारस ले गया, ठीक है। एक क्रोनोलॉजी तैयार कर लो, आपसे हो सकता है कि क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कोहिनूर हीरे का क्रमवार बताइए कि कौन किस किस के पास कैसे कैसे गया, उसकी आरोही अवरोही क्रम सेट करिए। अब यहाँ देखना नादिर शाह की मृत्यु के बाद इस हीरे पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हुआ, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली इसका सेनापति बनेगा, यही आगे जाकर के इसका उत्तराधिकारी बनेगा। यह हीरा बाद में शाह सुजा को प्राप्त हो जब अहमद शाह अब्दाली मर गया तो उसका बेटा कौन था, शाह सुजा, और शाह सुजा को अब यह हीरा प्राप्त होता है। अब क्या होता है, 1831 ईस्वी में कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह सुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को क्या कर दिया, भेंट कर दिया। देखे, भेंट कर दिया, मतलब अब रणजीत सिंह तक आया। अभी यहीं पे जब दलीप सिंह आएंगे तो उन दलीप सिंह को जो पेंशन भोगी बनाया जाएगा, तो अब यहाँ से हीरा ब्रिटेन चला जाता है महारानी को, और तब से वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक ना। तो ये एक क्रोनोलॉजी थी, पहले काकतीय वंश,
फिर अलाउद्दीन खिलजी में आया, सैयद वंश में आया, फिर मुगलों में आया, फिर आपने देखा कि किस तरीके से नादिर शाह ले गया, फारस गया, फिर वहां से शाह शुजा के द्वारा कहाँ पे रणजीत सिंह को गिफ्ट किया गया। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जब यहाँ पे गिफ्ट किया गया तो अब रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दिलीप सिंह के पास क्या था, यह 1849 को गुजरात के में डलहौजी ने यह हीरा ले लिया, उसे ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर दिया, जो अभी तक यहीं वहीं पे है, ठीक ना, वर्तमान में भी, ठीक ना। तो ये देखिएगा, इसका क्रोनोलॉजी था, ये तैयार करना है। एग्जामिनर के माइंड को पकड़ना सीखिए, किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। अब देखो कोहिनूर हीरो को मैंने स्पेशल अलग से क्यों बताया, क्योंकि मैं जान रहा था आपसे ये जानना, बच्चे रटे होते हैं, नादिर शाह लूट के लेके चला गया, एग्जामिनर माइंड में आएगा, अच्छा भाई चलो बता, पूछते हैं कि सबसे पहले कोहिनूर हीरा कौन यूज किया, या इसकी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं, फिर आप कहते हो कि सर क्वेश्चन तो बड़ा टफ था और मजा नहीं आया, क्वेश्चन बड़ा टफ था। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, एग्जामिनर के माइंड को पकड़िए, आप देखेंगे शानदार तरीके से आपकी विजय होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की ये जो सेकंड क्लास थी, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को खत्म किए। कल हम लोग क्या करेंगे कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको खत्म करेंगे। लगभग 10 क्लास में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जो जो फैक्ट आपको बता रहा हूँ उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना, जैसे जैसे बता रहा हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर यहाँ कहानी में ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, तो कहानी बताऊंगा तो यही क्लास 3 घंटे जाएगी। तो वो कभी मौका मिलेगा तो अलग से जब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे कहानी बताऊंगा। फिर भी उतना बता दे रहा हूँ कि जिससे आपको सारी चीज़ें याद रहे। तो थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइएगा। और प्लीज़ आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक बार इस वीडियो को आगे की तरफ जरूर भेजिएगा, एक बार अपना प्यार स्नेह जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल ब्रेक के बाद, ठीक है, थैंक यू।